हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन यानी कि सीजी जनरल स्टडीज़ का मिनी टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 लेकर आया हूं। इसके पहले भी मैंने पहला और दूसरा टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर दिया है 10-10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू का। आपको उसको एक बार जाके ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो में आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, वो दोनों वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर उन वीडियोस का अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी के नाम से, उसको ज्वाइन करना होगा। वहाँ आपको सारे पीडीएफ जो है पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है बढ़ते हैं। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं है। इसमें आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, या फिर एनवायरनमेंट की भी बात कर लीजिए, या फिर फॉरेस्ट, रिवर, सारे चीज़ों का वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सारे प्रश्न। ठीक है ना। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है जो कि हिस्ट्री से है कि असुमेलित विकल्प का चयन करें। कि इसमें हमको मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपके लिए जो शासक हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर, जो क्या बोलते स्थानीय शासक हुए, उनसे संबंधित जो शासकों का क्या उपाधि था, इन सारे के बारे में भी एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो मैं वही हिस्ट्री से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेफ़्ट साइड में जो है उनका जो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको शासक और उनसे संबंधित जो उपाधि उन्होंने धारण किया यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि कौन सा जो है शासक और उससे संबंधित उपाधि जो है असुमेलित है। जैसे महाशिवगुप्त बालार्जुन ने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी, हमको असुमेलित वाला बताना है। ठीक है ना। तो ये महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। जैसे अगर देखेंगे शकल कोसलाधिपति, तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि तीवर देव ने धारण किया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सकल कोसलाधिपति का उपाधि किसने धारण किया था? तीवर देव ने किया था। साथ ही साथ जो पृथ्वीदेव प्रथम थे कलचुरी वंश के, ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम जो कलचुरी वंश के थे, इन्होंने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद जाजल्य देव प्रथम ने गजशार्दुल की उपाधि धारण की थी, ये वाला भी सही है। पीछे के वीडियो में भी मैंने इसको कवर किया है, तो ये भी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अब चौथा है पृथ्वीदेव प्रथम ने क्या परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो नहीं, ये वाला जो विकल्प है वही हमारा असुमेलित है। परम भागवत की जो उपाधि है पांडु वंशीय शासकों के द्वारा धारण की जाती थी। ठीक है, जो पांडु वंशीय शासक होते थे वो जनरली परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, याद रखिएगा। वहीं पृथ्वीदेव प्रथम किस चीज़ का उपाधि धारण किए थे? तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ आपके लिए, शकल कोसलाधिपति की उपाधि पृथ्वीदेव प्रथम ने धारण किया था। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज़ और आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, त्रिकलिंगाधिपति। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण किया था? तो याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 2 शासकों का नाम याद रखिएगा, महाभवगुप्त प्रथम। ठीक है, इसने सबसे पहले, ठीक है, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे पहले त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किसने किया था, तो महाभवगुप्त प्रथम ने धारण किया था। इसके बाद एक और शासक का नाम याद रखिएगा, महाशिवगुप्त चतुर्थ नंबर का जो महाशिवगुप्त था, जो कि एक सोमवंशीय शासक है। ठीक है ना, सोमवंशीय शासक है, इसने भी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये ओडिशा से संबंधित, ठीक है, ओडिशा के जो सोमवंशी शासक थे उसमें से एक थे महाशिवगुप्त। ठीक है ना, याद रखिए, महाशिवगुप्त चतुर्थ। ये जो है जन्मे जय की भी उपाधि इनको मिलता है, और जो महाभवगुप्त है इनको भी जन्मे जय की उपाधि दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। जो छिंदक नागवंशीय शासक होते हैं ना, यहाँ पे लिखिएगा आप, क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ उसको भी याद रखिएगा। छिंदक नागवंशीय जो शासक होते हैं वो भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, भोगवती पुरेश्वर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोगवती पुरेश्वर की उपाधि कौन धारण किया था? तो छिंदक नागवंशीय शासक ने। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है क्या? आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कौन से ऐसे शासक थे जिनको सेंट ऑफ जेरूसलम कहा जाता था।
ठीक है, सेंट ऑफ जेरूसलम। इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। इसको मैं कम्युनिटी में भी आपके लिए आंसर एक डालूंगा, आपको वहाँ पे भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरी तरीके से प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि क्या है। दूसरा प्रश्न है कि रायपुर के दूधाधारी मठ का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। रायपुर के दूधाधारी मठ का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था। ब्रह्मदेव राय, जैत सिंह, राज सिंह या फिर बहारेंद्र शाह, किसके शासनकाल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैत सिंह देव के शासनकाल में। याद रखिएगा, एक थे बलभद्र दास, ठीक है, बलभद्र दास, और ये जनरली दूध पीकर ही बस ये अपने जीवन यापन करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये बलभद्र दास ने ही दूधाधारी मठ का स्थापना किया था, ठीक है। और जो ब्रह्मदेव राय थे, ये खल्लारी का विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था इन्होंने, मतलब इनके काल में हुआ था। मतलब बता रहा हूँ क्या कि खल्लारी का जो विष्णु मंदिर है वो किसके शासनकाल में, तो ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में। और किसके द्वारा कराया गया था, तो देवपाल के द्वारा कराया गया था। याद रखिएगा, देवपाल के द्वारा कराया गया था। और ब्रह्मदेव राय के नाम पर ही क्या बोलते हैं, रायपुर शहर को बसाया गया था, रामचंद्र राय के द्वारा। याद रखिएगा, ठीक है, ब्रह्मदेव राय के नाम। जो राज सिंह है, राज सिंह जो है रतनपुर का जो बादल महल है, ठीक है, रतनपुर का बादल महल जो है उसका निर्माण किसने कराया था। याद रखिएगा, तो राज सिंह का, ठीक है। राज सिंह जो है वो कलचुरी शासक हैं, ठीक है। और बहारेंद्र शाह भी एक कलचुरी वंश के ही शासकों में से एक है, जिन्होंने चैतुरगढ़ का किला, ठीक है, चैतुरगढ़ का किला और जो कोसगई मंदिर है, ठीक है, कोसगई मंदिर, इन दोनों का निर्माण किसने कराया था, ब्रह्मदेव राय ने कराया था। एक दो चीज़ और याद रखिएगा, रतनपुर के अंदर, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए मैं उसको इंक्लूड करता हूँ यहाँ पे, लखनी देवी मंदिर, ठीक है। लखनी देवी मंदिर को ही एक वीरा मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। रतनपुर के अंदर एक मंदिर है जिसको लखनी देवी मंदिर या फिर एक वीरा मंदिर कहा जाता है। और साथ ही साथ एक और याद रखिएगा, पूरा राती मंदिर, ठीक है, पूरा राती मंदिर। ये दोनों के दोनों जो मंदिर है वो कहाँ है, वो रतनपुर के अंदर है। और इसका जो निर्माण कराया था, किसने कराया था, तो रत्नदेव तृतीय ने कराया था, ठीक है, रत्नदेव तृतीय के द्वारा कराया गया था। तो इतना चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि लोरमी और तरेंगा नामक ताहुतदारी किसके द्वारा निर्मित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लोरमी और तरेंगा नामक ताहुतदारी किसके द्वारा निर्मित की गई थी। कैप्टन सैंडिस, चार्ल्स इलियट, रघुजी तृतीय या फिर चिस्म, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैंडिस के द्वारा। लोरमी को 1826 ईस्वी में और तरेंगा को उसके 2 साल बाद 1828 ईस्वी में, इन दो ताहुतदारियों का निर्माण कराया था किसने, सैंडिस ने कराया था। याद रखिएगा। वहीं जो रघुजी तृतीय हैं, ये दो ताहुतदारी सिरपुर और लवन, याद रखिएगा, सिरपुर को उन्होंने 1843 में, और एक हो गया लवन, ठीक है, लवन को 1848 में। इन दो ताहुतदारियों का निर्माण किसने कराया था, स्थापना किसने किया था, रघुजी तृतीय ने किया था। ईयर को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जो चार्ल्स सी इलियट है, ये इनके समय में 3 ताहुतदारियों का नाम याद रखिएगा। संजारी, ठीक है, जो कि है ये तीनों के तीनों 1858 में ही 3 ताहुतदारियों का निर्माण कराया था चार्ल्स इलियट ने। संजारी 1858 में, इसके बाद खल्लारी, ठीक है, सिरपुर में के आसपास पड़ेगा, ये भी 1858 में। और एक याद रखिएगा, धमतरी का जो सिहावा है, इसका भी 1858 में ही निर्माण कराया था किसने, चार्ल्स इलियट ने। और एक याद रखिएगा चिस्म के द्वारा। चिस्म जो है 1868 में, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ, 1868 में बिलासपुर में भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना किया था, ठीक है। बिलासपुर में भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत इसने किया था। ये जो था प्रथम बंदोबस्त था, ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम बंदोबस्त स्थापना जो था कौन था बिलासपुर में 1868 में चिस्म के द्वारा किया गया था, ठीक है। और
जो ये पहले नंबर का प्रथम बंदोबस्त कहाँ, तो बिलासपुर में शुरू की गई थी 1858 में। अगर दूसरे नंबर का पूछ दिया जाए आपसे तो 1880 में याद रखिएगा। और ये कहाँ पे, तो ये इसकी शुरुआत की गई थी किसके द्वारा, तो आई.एस. बेरी के द्वारा। ठीक है, आई.एस. बेरी के द्वारा दूसरी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। प्रथम बंदोबस्त बिलासपुर में 1868 में और 1880 में दूसरी, ठीक है, दूसरी बंदोबस्त किसके द्वारा, आई.एस. बेरी के द्वारा शुरू किया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने एक तीसाला बंदोबस्त की शुरुआत किया था। क्या, तीसाला बंदोबस्त किसके, कौन शुरू किया था, तो इसको अंग्रेजों ने शुरू किया था। कब, 1854 में। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा एक तीसाला बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी 1854 में, जो कि 1862 तक चला और बस 8 वर्ष तक ही ये चल पाया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारे चीज़ों को जो मैंने ताहूदारी और जो प्रथम और दूसरे बंदोबस्त का ईयर बताया, इसको भी आपको याद रखना है, और किसने शुरू किया था आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न बढ़ते हैं। चौथा है, छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा है, गट्टा सिल्ली, रुद्री नवागांव, नगरी सिहावा या फिर मोहबना पोड़ी। इसका प्रथम, छत्तीसगढ़ के अंदर प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगरी सिहावा। ठीक है, नगरी सिहावा जो था ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था, जो कि 21 जनवरी, ठीक है, 21 जनवरी 2022 ने 1922 को हुआ था। ठीक है ना, जंगल सत्याग्रह 21 जनवरी 1922। और 1922 कौन सा समय है, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन का समय है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब किया गया था, कौन से आंदोलन के समय। तो जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया जा रहा था, उस समय 21 जनवरी 1922 ईस्वी को नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था। और ये नगरी सिहावा आपको मिलेगा धमतरी जिले के अंदर मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगर एक गट्टा सिल्ली की बात किया जाए तो गट्टा सिल्ली जो है जून 1930 में, ठीक है, जून 1930 में धमतरी के अंदर ही शुरू की गई थी। ये जो जंगल सत्याग्रह धमतरी के अंदर ही, और इसका जो शुरुआत किया था छोटे लाल श्रीवास्तव ने, नत्थूजी जगताप और नारायण राव मेधावाले। इस सबको नाम को भी आपको लिखना है, एग्जाम में पूछा गया है कि गट्टा सिल्ली जो जंगल सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो छोटे लाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप और नारायण राव मेधावाले ने किया था। इसको नाम को आप लिखिएगा। इसके बाद रुद्री नवागांव, ये जो है ये इस जंगल सत्याग्रह की शुरुआत 22 अगस्त 1930 ईस्वी को, ठीक है, रुद्री नवागांव भी आपको धमतरी के अंदर ही देखने को मिलेगा। और इसका नेतृत्व भी सेम उन तीनों ने ही किया था, छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप और नारायण राव मेधावाले ने किया था। तो ये दोनों को याद रखिएगा। अच्छा, ये दोनों जो है आप देख रहे हैं 1930 के समय का पीरियड है। 1930 के समय कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो उस समय चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो नगरी सिहावा था असहयोग आंदोलन के समय, और गट्टा सिल्ली और रुद्री नवागांव, और ये भी आप याद रखिए मोहबना पोड़ी, ये तीनों ए बी डी और ये तीनों जो हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चलाए जाने वाले जंगल सत्याग्रह था। ठीक है, मोहबना पोड़ी जो जंगल सत्याग्रह है ये जो बालोद के अंदर हुआ, ठीक है, बालोद जिला के अंदर। तो कब हुआ था, तो याद रखिएगा डेट भी 24 जुलाई 1930 को। तो ये भी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही, और इसका जो नेतृत्व किया था नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने। ठीक है, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के द्वारा यह जंगल सत्याग्रह को चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ और भी याद रखना है तो याद रख सकते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जब पीरियड चल रहा था 1938, 39, 40 के आसपास, तो उस समय दो जंगल सत्याग्रह, 1938 में छुई खदान में हुआ। छुई खदान में कब, तो 1938 में, और बदरा टोला 1939 में। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए वीडियो लेंदी हो जा रहा है, बस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से की वजह से, और जो ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसकी वजह से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ के अंदर चलाए जाने वाले स्वास्थ्य से संबंधित जो योजना है उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला हो सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प कौन सा है। ठीक है, इधर जो है लेफ्ट में आपको योजनाओं का नाम दिया गया है, राइट साइड में उससे शुरू किया जाने वाला समय दिया गया है। तो बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, मतलब असुमेलित है। तो पहला
श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना 6 अप्रैल 2010, क्या ये सही है क्या, या ए बी सी डी में से कौन सा असुमेलित है? तो बी सी डी तीनों जो है सुमेलित है, परंतु जो ऑप्शन नंबर ए है वो वाला ही असुमेलित है। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत 6 अप्रैल को नहीं बल्कि 20 अक्टूबर 2021 को शुरुआत हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 20 अक्टूबर 2021 को शुरुआत किया गया था किसका, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर की। इसका जो मुख्य उद्देश्य था नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनरिक दवाई उपलब्ध कराना और सर्जिकल के जो सामान होते हैं उसको भी एक किफ़ायती दाम पर उपलब्ध कराना था। तो याद रखिएगा 20 अक्टूबर 2021 को। वहीं अगर ये 6 अप्रैल 2010 क्या है, तो 6 अप्रैल 2010 को मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना की शुरुआत किया गया था। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, ठीक है, इसका शुरुआत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो जन्मजात बधिरता और छोटे बच्चों के से बधिरता मतलब जो जिनको सुनाई नहीं देता है या फिर उनसे जो उनका दुष्प्रभाव होता है उसको कम करना और भाषा और वाणी का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो 6 अप्रैल 2010 को क्या, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। बाकी जो बी है आयुष्मान भारत योजना, इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 से की गई थी। तो कहाँ से की गई थी, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की जो एक जिला है बीजापुर, ठीक है, तो बीजापुर से इसकी शुरुआत की गई थी आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, सी है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत भी 21 अक्टूबर 2012 को किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और इसके अंतर्गत 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। और चौथा है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2020 को की गई थी और ये स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पे जो मैंने 5 महत्वपूर्ण योजनाओं का नाम दिया जो कि स्वास्थ्य संबंधित है और छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार जो अलग चलाए जाने वाले महत्वपूर्ण योजना है, इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी का उच्च से निम्न का उचित क्रम कौन सा है। देखिए बस्तर, जैसे कि आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे या पठारी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ढलान पर नीचे से लेके ऊपर तक अगर जाएंगे तो आपको तरह तरह की मिट्टी मिलता है। ठीक है, तो उन मिट्टियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस्तर के पठारी क्षेत्र की बात किया है तो उसमें नीचे से ऊपर, यहाँ पर भी नीचे वाले जो यहाँ पर मिट्टी होगा उसको क्या कहते हैं, फिर ऊपर, फिर ऊपर और फिर ऊपर। ये जो है ऊपर से नीचे मतलब सबसे ऊपर वाले को क्या और सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं, उसी सीक्वेंस में उसी ऑर्डर में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही किया गया है। तो चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप आंसर देंगे, परंतु मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, मरहान, टिकरा, माल और गभार। ये जो है ऊपर से मतलब ऊंच से नीच का क्रम में है। मतलब कहने का, अगर इधर मैं दिखा रहा हूँ बस्तर के क्षेत्र, ठीक है, बस्तर के पठारी क्षेत्र में जो मिट्टियाँ होती हैं उनका क्रम, सबसे ऊंचाई पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको मरहान कहा जाता है। ठीक है, मरहान। फिर उसके नीचे दूसरे नंबर पे आएंगे तो उसको कहा जाता है टिकरा। एग्जाम में टिकरा वाला पूछा जा चुका है। ठीक है, कि बस्तर के ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो टिकरा। ठीक है, तो मरहान, टिकरा। और तीसरे नंबर पे जो है उसको कहते हैं माल, या इसी को कई बार से बाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, बाड़ी। और सबसे नीचे जो ढलान के सबसे नीचे जो पैर के आसपास फुट के पास पाया जाता है उसको कहते हैं गभार। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरहान, टिकरा, माल और गभार, तो ये हमारा हो जाएगा। आपसे एग्जाम में नीचे से भी ऊपर पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में मैंने ऊपर से नीचे, उच्च से निम्न को पूछा है, लेकिन एग्जाम ने आपका निम्न से उच्च में पूछ सकता है, तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अच्छा, जो सरगुजा क्षेत्र में जो मिट्टियाँ पाई जाती है उस ढलान के क्रम में, तो उसको क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो सरगुजा क्षेत्र में जो सबसे ऊपर मिट्टी पाई जाती है उसको टिकरा कहा जाता है। ठीक है, टिकरा, जबकि यहाँ पे टिकरा दूसरे नंबर पे था। इसके बाद और नीचे आएंगे तो इसको कहा जाता था छावर। ठीक है, छावर। तीसरे नंबर की जो मिट्टी है उसको कहते हैं गाद छावर, गाद छावर। और सबसे नीचे जो है उसको कहते हैं बाहरा, बाहरा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिला था, इसलिए मैं मिट्टी वाला जो ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं उनका ऑर्डर को भी मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपके लिए इंक्लूड किया हूँ।
ठीक है, और इसको याद रखना ही रखना है, कभी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी है बट एग्जाम में एक कई बार से कंफ्यूज कर देता हमको। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती या फिर ईब नदी। तो अगर इन सब का आपको लेंथ पता होगा तो आप शायद इसका आंसर दे पाएंगे। तो अगर मैं सबका लेंथ लिखूं, जैसे महानदी की जो कुल लंबाई है ये 858 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन केवल छत्तीसगढ़ के अंदर ये 286 किलोमीटर ही बहती है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर कितना, 286, और ये उड़ीसा तक जाती है और जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में जब मिलती है, अच्छा महानदी के ऊपर ही हीराकुंड डैम भी है, हीराकुंड बांध, तो 858 किलोमीटर बहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर मात्र लंबाई कितनी है, 286 किलोमीटर। और इसका उद्गम भी छत्तीसगढ़ के अंदर ही सिहावा पर्वत से होता है, धमतरी के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। शिवनाथ जो है इसका जो कुल लंबाई है वो है 290 किलोमीटर। ठीक है, 290 किलोमीटर। इंद्रावती की जो लंबाई है वो है 264 किलोमीटर। देखिए, इन नदियों को आपको सीक्वेंस याद रखना, इनका जो लेंथ है, लंबाई याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम में मैं कई बार फेस किया हूँ, आपको उसका घटते क्रम में, ठीक है, लंबाई के घटते क्रम में भी आपको अरेंज करने को देता है। तो ईब नदी की जो लंबाई है वो है 202 किलोमीटर। ठीक है, परंतु अगर ये छत्तीसगढ़ में मात्र 87 किलोमीटर ही बहती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी ये। ठीक है, 290 किलोमीटर बह रही है छत्तीसगढ़ के अंदर ही, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ दे, तब आपको मारना है क्या, महानदी को मारना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, परंतु छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो शिवनाथ नदी है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर का है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ और नदियों का भी लंबाई याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में आपको उसका सीक्वेंस पूछ सकता है। जैसे हसदेव नदी, ठीक है, हसदेव नदी की कुल लंबाई जो है 176 किलोमीटर है। ठीक है, इन सभी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है मैं आगे क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आऊँगा। इसके बाद याद रखिएगा शबरी नदी की जो लंबाई है 173 किलोमीटर। मांड नदी, ठीक है, मांड नदी का उद्गम मैन पार्ट से होता है, इसकी लंबाई 155 किलोमीटर। और बाद में जो है रिहंद नदी को रेण नदी या रेणुका नदी भी कहा जाता है, इसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इतना सारा चीज़ याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां में असुमेलित विकल्प का चयन करना है। लेफ्ट में हमको एक अभ्यारण्य का नाम दिया है और राइट साइड में वो कौन से जिले में है स्थित है, आपको स्थिति को बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी, दूसरा भोरमदेव अभ्यारण्य कबीरधाम, तीसरा गोमर्डा अभ्यारण्य रायगढ़ और चौथा सेमरसोत अभ्यारण्य बलरामपुर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो असुमेलित है, क्योंकि गोमर्दा अभ्यारण्य जो है पहले रायगढ़ के अंदर था, परंतु अब रायगढ़ से एक नया जिला बनाया गया सारंगढ़ बिलाईगढ़, जिसके कारण जो गोमर्दा अभ्यारण्य है वो रायगढ़ में ना होके अब कहाँ चला जाएगा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंदर। ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंदर होगा कौन सा, अब गोमर्दा अभ्यारण्य। ठीक है, पूर्व में कहाँ था, रायगढ़ के अंदर था। गोमर्दा अभ्यारण्य जो है इसका जो निर्माण हुआ था सन 1975 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 278 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना है आपको कि गोमर्दा अभ्यारण्य कहाँ है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंदर, जिसका निर्माण 1975 में हुआ था, और अभी जो इसका कुल क्षेत्रफल है 278 वर्ग किलोमीटर है। पहला अगर जाएंगे सीता नदी अभ्यारण्य, तो धमतरी के अंदर है। सीता नदी अभ्यारण्य जो है इसका निर्माण सन 1974 ईस्वी में किया गया था, और इस प्रकार जो सीता नदी अभ्यारण्य है ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसका निर्माण 1974 ईस्वी में किया गया था। और साथ ही साथ इसका अगर क्षेत्रफल देखें तो 559 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 559 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब, 1974 में, जिसके कारण ये सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। पहला कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वो है तमोर पिंगला, जो कि सूरजपुर जिले के अंदर पड़ेगा, और उसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर था।
ठीक है, याद रखिएगा। जो भोरमदेव अभ्यारण्य है वो कबीरधाम के अंदर है, और यह अभ्यारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है, जिसका निर्माण 2001 में हुआ था। याद रखिएगा, सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा? भोरमदेव अभ्यारण्य। इसका निर्माण 2001 में हुआ था, और इसका जो क्षेत्रफल है 163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, सीता नदी अभ्यारण्य के बारे में अगर जानना चाहें तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तौर पर इसको घोषित किया गया था। सीता नदी अभ्यारण्य को क्या प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कब किया गया था? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस मेरे पास कम है, 2006 ईस्वी में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में। लेकिन अकेले नहीं, सीता नदी के साथ साथ जो गरियाबंद में स्थित जो उदंती अभ्यारण्य है उसके साथ साथ, मतलब सीता नदी उदंती अभ्यारण्य दोनों को एक साथ 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर के तौर पर घोषित किया गया था, और 2009 में ये दोनों को एक साथ टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा। और जो चौथा ऑप्शन है सेमरसोत अभ्यारण्य, ये तो आपको पता है कि बलरामपुर जिले के अंदर ही है। इसके अंदर अगर ध्यान देखने वाली बात है तो इसका जो निर्माण सन 1978 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 430 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 430 वर्ग किलोमीटर। और ये सेमरसोत अभ्यारण्य के अंदर एक पवई जलप्रपात है और दूसरा ताता पानी, ये दोनों जो है सेमरसोत अभ्यारण्य के अंदर दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित है, जहाँ पर कई पर्यटक जो है आनंद लेने जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने 8 प्रश्न देखा, और 8 में से आपका अभी तक कितना सही हुआ कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, सॉरी ये 9वां होगा, 10वां नहीं होगा। 9वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, लेफ्ट में हमको कुछ स्थानों का नाम दिया गया है, राजदेवरी, फुटका पहाड़ी, कटे कल्याण और इकलामा या एकलामा, और राइट साइड में कौन से ज़िले में स्थित है हमको वो बताना है। ठीक है, और कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 में से 3 सुमेलित होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो सुमेलित नहीं होगा, तो हमको उसी की पहचान करना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो राजदेवरी है, राजदेवरी को कांकेर जिला में नहीं है, तो है कहाँ भाई? तो राजदेवरी आपको बलौदा बाज़ार में मिलेगा। ठीक है, राजदेवरी कहाँ? बलौदा बाज़ार के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे स्वर्ण खनिज प्राप्त होता है, सोने का खनिज प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या प्राप्त होता है? तो सोने का खनिज प्राप्त होता है राजदेवरी से, और राजदेवरी कहाँ है? बलौदा बाज़ार में। एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि जो बलौदा बाज़ार है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सोने का उत्पादन जो होता है वो कौन सा जिला में होता है? तो बलौदा बाज़ार के अंदर ही होता है। तो ये एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है, तो है बलौदा बाज़ार जिला। ठीक है, दूसरा है फुटका पहाड़ी, ये कोरबा के अंदर है, बिल्कुल सही है। जो फुटका पहाड़ी जो है वो बॉक्साइट अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए? बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम का होता है, याद रखिएगा। बॉक्साइट किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम जो है या फिर बॉक्साइट जो हो दक्कन ट्रैप चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, दक्कन ट्रैप चट्टानों से प्राप्त होता है। तो फुटका पहाड़ी कहाँ? कोरबा में, बॉक्साइट के लिए। कटे कल्याण जो है दंतेवाड़ा के अंदर है, और ये टीन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि टीन का सर्वाधिक भंडारण, ठीक है, टीन का सर्वाधिक भंडारण कहाँ मिलेगा? दंतेवाड़ा के कटे कल्याण के अंदर मिला जाएगा। और टीन का जो अयस्क होता है वो कैसेटेराइट होता है। कैसेटेराइट की जो चट्टानें होती हैं उससे टीन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और चौथा जो एग्ज़ाम में एक बार CGPSC में पूछा जा चुका है कि इकलामा, या इसी को एकलामा कहते हैं, वो कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो कबीरधाम जिले में है। जैसे इकलामा हो गया, एकलामा हो गया, और बोल सकते हो चेलिकलामा, एक जगह का नाम है चेलिकलामा, ये भी कहाँ है? कबीरधाम के अंदर ही। और ये सभी जो स्थान हैं, इकलामा या फिर चेलिकलामा या एकलामा कह लो, ये सब लौह अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, आयरन ओर के लिए ये प्रसिद्ध है। तो एग्ज़ाम में कहीं से भी आपके लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है। स्थानों का नाम देके भी पूछ देगा कि ये किस अयस्क या किस प्रकार के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर कौन से ज़िलों में स्थित है। तो एक पैटर्न में क्वेश्चन का यहाँ से आपके लिए बनाया ताकि आपको ऐसे भी क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये था प्रश्न क्रमांक 9, जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, राजदेवरी बलौदा बाज़ार के अंदर। तो आज के वीडियो का हमारा 10वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न जो है वह छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी? ठीक है, ध्यान से समझना है क्या, सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति कौन सा है? हल्बा, गोंड,
भत्रा या फिर मुड़िया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुड़िया जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति है, याद रखिएगा। हल्बा जो है अगर पूछेगा तो हल्बा आर्थिक रूप से समृद्ध है। ठीक है, आर्थिक रूप से समृद्ध, आर्थिक रूप से समृद्ध कौन सा? तो हल्बा। हल्बा का जो कार्य होता है, इनका कार्य भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। हालांकि भविष्य में आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा। कृषि कार्य इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है, या कई बार से पूछ देगा कि हल चलाने का। ठीक है, हल चलाने का कार्य किसका होता है? तो हल्बा जनजाति का। ठीक है, गोंड जनजाति, गोंड जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति है। छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत भर में भी सबसे बड़ी जो जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद भत्रा। भत्रा जो है सामाजिक दृष्टि से, भत्रा जनजाति जो है वो सामाजिक दृष्टि से एक उच्च जनजाति है। ठीक है, सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति कौन सी है? तो भत्रा। भत्रा जो होते हैं इनका जो मुख्य कार्य होता है सेवा कार्य होता है। ठीक है, क्या होता है? सेवा कार्य के अंदर होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है, छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो याद रखिएगा वो है अबूझ माड़िया जनजाति। ठीक है, अबूझ माड़िया जनजाति। और इनका जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? काष्ठ शिल्प होता है, काष्ठ शिल्प का कार्य होता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि 10 अलग अलग टॉपिक्स थे। 10 में से आपका कितना सही हुआ वो आपको बताना है। एक क्वेश्चन भी मैंने शुरुआत में किया, उसका कमेंट भी आपको देना है, कमेंट में बताना है कि उसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बना रखें। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।